हाथों को धीरे धीरे नमस्ते की मुद्रा में ऊपर ले जाए। पूरा कंधे से स्ट्रेच कर लीजिए, कंधे से पूरा स्ट्रेच, नाभि तक का खिंचाव, मूलाधार चक्र के कमर के नीचे तक खिंचाव, स्ट्रेच करिए। हाथ को जोड़े रखिए, नमस्ते की मुद्रा में ही स्ट्रेच कर लीजिए। हाथों को खोल लीजिए ऊपर ही ऊपर, उंगलियों को पूरा खोल लीजिए और 10 गिनने तक मुट्ठी को बंद करना है, खोलना है। 1, बंद करिए, खोलिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए कि दर्द हो रहा है, मेरी ऊर्जा कंधे तक, कंधे से नीचे तक, कमर के नीचे के हिस्से तक बह रही है। हाथों को खोल लीजिए, आसमान की तरफ हथेलियां, पूरी उंगलियां खुली हुई, पूरी उंगलियां खोलकर फिर से 10 गिनने तक हम मुट्ठी को पूरा टाइट बंद करना है और फिर पूरा खोलना है। 1, हाथों को फैला लीजिए ऐसे और मुट्ठी को बंद करिए, टाइट, अंगूठे को अंदर और टाइट बंद करें। 1, 2, हाथों की उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाकर नमस्ते की मुद्रा में फिर से ऊपर। दिल की धड़कन को महसूस करिए, कंधों में ऊर्जा को महसूस करिए और धीरे धीरे नमस्ते की मुद्रा में ही आप मेरे को देखेंगे कि अपने सिर के पीछे हाथों को ऐसे लगा लीजिए। एक बार आंखें खोल लीजिए और सिर के पीछे ऐसे लगाइए। आंखें खुले खुले देखते हुए हाथों को आगे की तरफ और सिर को पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेच करना है, जो सर्वाइकल मूवमेंट्स बोलते हैं इसको। जैसे हाथों को आगे धकाना है और सिर को पीछे करना है, ऐसे ऐसे थोड़ा प्रेशर दीजिए। हाथों की हथेलियों को और सिर के पीछे के हिस्से को प्रेशर देना है, ऐसे। और फिर इन्हीं हाथों को आगे ले आइए और माथे पर रख लीजिए और माथे को आगे हथेलियों की तरफ धकाइए और हथेलियों को माथे की तरफ धकाइए। एक बार फिर से पीछे पीछे करेंगे, सिर को पीछे करना है और हथेलियों को आगे की तरफ धकाना है, ऐसे। 1, 2 बार प्रेशर दीजिए, 3 बार प्रेशर दीजिए। फिर हाथों को आगे की तरफ माथे पर रखिए और माथे को आगे की तरफ ऐसे प्रेशर दीजिए और हथेलियों को माथे की तरफ। 1, 2, 3। धीरे से हाथों को खोलते हुए अपने घुटनों पर हाथों को ले आइए। रिलैक्स हो जाए, टोटल रिलैक्सेशन। ये सर्वाइकल की मूवमेंट्स हैं पीछे। गर्दन को जब हम नीचे झुकाते हैं और गर्दन को पीछे की तरफ करते हैं तो अंदर कुछ अगर आवाज आती है, थोड़ी थोड़ी आवाज आएगी, क्योंकि बोन्स आपस में रगड़ खाएंगे इस तरीके से सर्वाइकल की। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो थॉट प्रोसेस हैं वो यहाँ से ओवरफ्लो करके सर्वाइकल तक पहुंच गए हैं।
जैसे हम गर्दन को ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं तो आपको चर की आवाज आएगी। एक बार हम एक मूवमेंट करते हैं, गर्दन को सीधा रखिए और धीरे से गर्दन को पीछे ले जाइए। गर्दन को सामने, फिर धीरे से नीचे, फिर सामने, उसके बाद राइट, रखे रखिए, राइट में खिंचाव आएगा और उसके बाद धीरे धीरे फिर से सामने और फिर धीरे धीरे लेफ्ट, लेफ्ट में रखें और फिर से सामने। एक बार फिर से करेंगे और अंदर ही अंदर आपको जो आपकी मूवमेंट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वाइटल मूवमेंट्स हैं, यानी कि प्राण की ऊर्जा, वहां पर आपको अपनी गर्दन के इस पूरे हिस्से में चर की अगर आवाज आती है, धीरे धीरे बोन्स आपस में रगड़ने की आवाज आती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से फीलिंग्स, किस तरह की फीलिंग्स आती हैं वो भी आपको महसूस करनी है। एक बार फिर से धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाइए, धीरे से वापस सामने, फिर धीरे से नीचे, पूरा ठोड़ी मिला लीजिए, अपनी गर्दन के नीचे के हिस्से को रोकिए, फिर से वापस, फिर धीरे से राइट, रोक लीजिए, फिर धीरे धीरे फिर से सामने, फिर धीरे धीरे लेफ्ट, पॉज, रोकिए और फिर धीरे धीरे फिर से सामने। आंखें बंद और अंदर वाइटल एनर्जी की मूवमेंट्स, हृदय की धड़कन बढ़ी हुई है, गर्दन के पीछे कुछ तरंगे महसूस हो रही हैं, सिर में कुछ खिंचाव है, और गहरे सांस आ रहे हैं। पूरे तरीके से रिलैक्स हो जाइए और आंखें धीरे से खोल लीजिए, आराम से। थैंक यू। तो ये जो 2 एक्सरसाइज हैं जिसमें हमने हाथों को पीछे किया और आगे किया, तो पूरा सर्वाइकल का, हमारा ब्रेन का, जो पूरा ब्रेन का एरिया है और पीछे स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पर हमारे लोअर ब्रेन में सेंटर्स रहते हैं सारे, और हम कभी कभी उदास होते हैं, कभी कभी टेंशन में होते हैं, कभी कभी तनाव महसूस करते हैं और कभी कभी अपनी ईगो में रहते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है हमारे सेंटर्स, वो ज्यादा जकड़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि सर्वाइकल हो गया, हमारा सर्वाइकल का हिस्सा हिलता नहीं है, लोग कॉलर लगाते हैं क्योंकि हम ईगो में रहते हैं, बहुत सख्त हो जाते हैं कभी कभी, और वो धीरे धीरे हमारे पहले शरीर के भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है, पहले उसके ऊपर इफेक्ट आता है और धीरे धीरे जब उसमें रुकावट आनी शुरू हो जाए, एनर्जी फ्लो रुकना शुरू हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे फिर हमारी सर्वाइकल से होते होते ये यहाँ पर शोल्डर तक
यहाँ तक रुकावट आनी शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा तो फ्रोजन शोल्डर हो गया, हाथ ऊपर की तरफ नहीं उठता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारा जो मिड ब्रेन है, यहाँ पर जहाँ पर हमारे थॉट प्रोसेस, हमारा थिंकिंग एरिया, हम जो विचारों से लोगों को अलग अलग तरीके से नापते हैं, तोलते हैं, वो सारा हिस्सा यहाँ पर है। और उसके बाद लोअर ब्रेन में हमारे सारे सेंटर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर, हार्ट का सेंटर, हमारे और जो लोअर नीड्स के सेंटर है वो सारे यहाँ पर रहते हैं। तो उनको वर्किंग करनी पड़ती है। वो हमें उनको बताने की जरूरत नहीं है कि तुम ऐसे सांस लो, तुम ऐसे हार्ट बीट करो, नहीं, वो सेंटर्स अपना नॉर्मली काम करते हैं। लेकिन जब हम एक्सेस में सोचते हैं, एक्सेस में वर्किंग करते हैं, एक्सेस में अपने सिंपैथेटिक सिस्टम यानी कि सूर्य नाड़ी को ज्यादा उत्तेजित करते हैं, अब मैं ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, एज तो हो गई 50 और सोचते हैं 20 साल की उम्र वाला थिंकिंग हो, तो वो ज्यादा ओवर थिंकिंग से, ओवर वर्क से, ओवर वर्कलोड से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स फिर सर्वाइकल के आने शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम आराम से बैठे हुए जब खाली हो तो अपनी जो गर्दन का जो एरिया है इसको आराम से घुमा सकते हैं, इस तरीके से नीचे और ऊपर, चारों दिशाओं में हमें खाली बैठे बैठे जब हमारे पास समय हो जरूर से जरूर हमें काम करना चाहिए। लेकिन इसको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से अगर हम देखें, जैसे तयशा एबेलर में जो तयशा है, क्लारा है, और जो एबेलर्स होते हैं, और डॉन जुआन है, और कार्लोस कैस्टेनेडा है, उन्होंने रिकैपिचुलेशन शब्द दे दिया इसको कि आपकी जितनी भी मेमोरीज होती हैं जो यहाँ स्टोर रहती हैं, इसको आप खाली कर सकते हैं। तो रिकैपिचुलेशन में हमने इधर से ऐसे सांस भरा और इधर रुका और फिर सांस को छोड़ दिया। तो रिकैपिचुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी मेमोरीज को खाली कर सकते हैं। अच्छी बुरी की बात नहीं, हम अपनी मेमोरीज को पूरा, हम पहले सांस को ऐसे भरें, रोकें, कुछ याद करें जो हमारी मेमोरीज जिनको हम निकालना चाहते हैं, उसके बाद हम लेफ्ट की तरफ ले जाएं और उसके बाद हम सांस को छोड़ते हुए वापस लें। तो ये रिकैपिचुलेशन ऑलरेडी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो एक हो गया हमारा फिजिकल एस्पेक्ट, एक हो गया हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो फिजिकल एस्पेक्ट में हम ये एक्सरसाइज करें और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में हम सांस को बाहर फेंके, रेचन करें। तो जैसे रेचन जो क्रिया है वो बेस्ट क्रिया है, क्योंकि नाभि के नीचे जो हमारे इमोशंस है, हम सांस को बाहर फेंकते हैं तो उन इमोशंस के अंदर भी वाइटल एनर्जी का जो मूवमेंट है वो होता है। और जब हम सांस को बाहर फेंकते हैं तो वाइटल एनर्जी का मूवमेंट, और जब हम गर्दन को इधर से इधर घुमाते हैं और पूरा एक्सरसाइज करते हैं तो पीछे लोअर ब्रेन के सारे सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये एक्सरसाइजेस जब आपको समय मिले तब आप कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं कि जैसे हम कुछ दिनों से बात कर रहे थे कि जो हमारा माइंड एट रेस्ट, ब्रेन एट रेस्ट, हार्ट एट रेस्ट, और जो नाभि है, जो हमारा सेल्फ है, जहाँ पे कनेक्शंस हैं, सेटिस्फेक्शन है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, वो एट रेस्ट। तो उसके लिए जो हम प्रैक्टिस करते हैं, आराम से बैठ के अपने बारे में अपने नजदीक आकर अपने ही लिए, हम अपने शरीर के लिए, अपने सूक्ष्म शरीरों के लिए काम करते हैं। ये सबसे बड़ा एनलाइटनमेंट है हमारी लाइफ का, क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है जिसमें हमें पास्ट की जो इनकारनेशंस हैं, जहां पर हम अपनी परतों को लपेट लपेट के प्रकृति के रूप में लेकर आए हैं, जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं कि ये तो वातिक प्रकृति का है, 5
तत्वों से मिलकर ये शरीर बना हुआ है। तो एक वातिक प्रकृति होगी जिसमें वायु और आकाश ज्यादा है, एक पित्त प्रकृति हो गई जिसमें अग्नि और जल तत्व ज्यादा है, एक कफ प्रकृति हो गई जिसमें पृथ्वी और जल तत्व ज्यादा है। तो ये आयुर्वेद बोलता है कि ये 3 दोष हैं हमारे। 3 दोष कौन से? जैसे किसी शरीर के अंदर बचपन से वायु अधिक होती है, पित्त दोष किसी किसी में फायर एलिमेंट ज्यादा होता है, अग्नि ज्यादा होती है। कफ दोष किसी किसी में शरीर भारीपन होता है और पानी का तत्व ज्यादा होता है। तो कफ का जो शरीर है, बचपन से ही कोई बच्चा हेल्दी मोटा होता है, कोई बच्चा पतला होता है, कोई बच्चा जिसके अंदर अग्नि तत्व ज्यादा होता है। तो ये कहाँ से आते हैं दोष? ये हमारी पास्ट इनकारनेशन से आते हैं, पास्ट इनकारनेशन से, जहां से हम अपने उस फिजिकल बॉडी के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जो अभी हम उन सूक्ष्म शरीरों में जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। जैसे एंजाइटी करना, एंजाइटी होना, ज्यादा हम एक्टिव हो जाते हैं तो एंजाइटी आएगी, फटाफट काम करना चाहेंगे, सोचेंगे इसको भी कर लें, इसको भी कर लें, तो क्या हो जाएगा? वायु बढ़ जाएगा। और वो हमारी वाइटल बॉडी पे जो हमारे थॉट प्रोसेस हैं, जिसको हम पूरे जीवन भर क्लियर नहीं कर पाते। जीवन भर हर रोज इतनी चैलेंजेस आते हैं जीवन में कि जिसको हम जीवन भर क्लियर ही नहीं कर पाते कि हमें करना क्या चाहिए। और उससे क्या होता है कि हमारी वायु जो है, वायु का एरिया है, जो वाइटल एनर्जी का जो फील्ड है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो फॉल्टी मूवमेंट्स आने लगती हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती हैं शरीर पे। ऐसा लगता है कि ठीक है, जिंदगी चल रही है, फिजिकल बॉडी पर दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अंदर ही अंदर सूक्ष्म शरीरों में वो निर्माण हो रहा होता है। तो वो ही प्रकृति फिर नेक्स्ट लाइफ में चलकर वातिक प्रकृति बन जाती है। जैसे ज्वाइंट्स में पेन आ जाना और रूमेटाइड आर्थराइटिस की फैक्टर्स नोट करना, बाल कर्ली आ जाना, और भी जो वायु से संबंधित जो प्रकृति है उसकी बहुत सारी जो टाइप्स हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन रहना, स्किन ड्राई रहना, बाल जल्दी उड़ जाना, आंखों में ड्राइनेस आना, बचपन से ही इस तरह की प्रकृति आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जो अभी अपने अंदर सूक्ष्म शरीरों के उस सॉफ्टवेयर में जोड़ रहे हैं एनर्जी के रूप में, वो सारा 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 निर्माण होके आ जाता है। जैसे कफ प्रकृति है, उसमें पृथ्वी और जल तत्व ज्यादा है। हम क्या करते हैं कि ओवर ईटिंग करते हैं, कभी कभी ओवर ईटिंग कर लेंगे, कभी कभी लगेगा कि अच्छा अब घिया का जूस भी पी लो, अब एलोवेरा का जूस भी पी लो, अब ये तरबूज का जूस भी पी लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। इतना एक्सेस वाटर एलिमेंट बॉडी के अंदर रहता है। और उसके बाद फिर वो एक टाइम ऐसा आता है कि हम एक इमोशन साथ में, हमारा मन इमोशंस भी साथ में बढ़ते हैं। तो वो दोनों फिजिकल लेवल पर भी और वाइटल लेवल पर भी, मेंटल लेवल पर भी, वो तीनों के समन्वय से कफज प्रकृति बननी शुरू हो जाती। और फिर वही जो प्रकृति हमें अंदर से दिखाई नहीं देती, वही जाके फिर हमारी नेक्स्ट इनकारनेशन में आगे हमारी कफज प्रकृति बन जाती है। और इस तरह के साइंटिफिक जो डाटाज हैं वो बाहर निकल कर आते हैं। मैं एक बुक पढ़ रही थी, तो उसके अंदर उस बुक में बताया हुआ था कि ये जो साइंटिफिक डाटाज हैं, इससे पता लगा कि 1987 में इयान स्टीवेंसन ने बच्चों के ऊपर रीइंकार्नेशन के ऊपर काफी सारा डाटा कलेक्ट किया और पता लगा कि ये जो प्रकृति है वो किस प्रकार से काम करती है। तो ये मैं इसमें डाटा पढ़ रही थी कि इयान स्टीवेंसन 1987 में उन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न चिल्ड्रन की रीइंकार्नेशनल मेमोरीज को उन्होंने पब्लिश किया था और वेरीफाई किया कि ये जो प्रकृति है
ये किस प्रकार से हम प्रकृति के रूप में अपनी फिजिकल बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो हमारा स्वरूप है, हम उसमें कहते हैं मेरा नाक छोटा क्यों है, कान ऐसे क्यों है, आंखें ऐसी क्यों है, हमारे शरीर की बनावट ऐसी क्यों है। तो ये सारी जितनी भी हमारे फिजिकल जो अपीयरेंसेस हैं और हमारे साथ में जो मेंटल अपीयरेंसेस हैं, वाइटल अपीयरेंसेस हैं, ये सारी हम जोड़ते रहते हैं। जो इस लाइफ में हम जोड़ते हैं, लिबरेट नहीं करते, लिबरल नहीं बनते, छोड़ते नहीं, ढीला नहीं छोड़ते, पकड़ को बना के रखते हैं, तो उसी से हमारी नेक्स्ट लाइफ में वो प्रकृति का निर्माण होता है। फिर दूसरा उन्होंने नेक्स्ट एक डाटा बताया कि जो हम पास्ट लाइफ थेरेपीज करते हैं, उससे बहुत सारे डाटास बताते हैं कि इस लाइफ में कैंसर क्यों आया, या इस लाइफ में हमें रूमेटॉइड जो फैक्टर है वो पॉजिटिव क्यों हुआ, जॉइंट्स के अंदर, मैरो के अंदर ये प्रॉब्लम क्यों आया। ये सारी जो रिसर्च डाटाज हैं उनसे ये पता लगता है कि हम अपनी बॉडी का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आते हैं, स्वरूप लेकर आते हैं। और अभी रिसेंटली जब मैं एक रिसर्च वर्क कर रही थी, तो उसमें भी ये अब यूएस जो है उसमें एफडीए जो है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है, उसमें ये बताया गया कि जो लोग जो पहले थेरेपीज चलती थी कि किसी को अगर ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है, एचआईवी पेशेंट है, तो उनको एक कॉमन मेडिसिन दे दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे डाटा निकल के आ रहे हैं कि वो जो कॉमन मेडिसिन हैं उससे पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इफेक्ट आता है। कोई किसी मेडिसिन को रिसीव कर पाता है, कोई उसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी देखा गया। तो अभी फिर से फिनोटाइप एंड जीनोटाइप करके दो तरीके की रिसर्च सामने आई कि तुम किस तरीके से बने हुए हो, और उसी तरीके से उसका मेडिसिन हमें दवाई या थेरेपीज देनी चाहिए। जैसे वायु का प्रकृति का है, अगर हम उसको तेज चलाएंगे तो क्या होगा, जो वायु प्रकृति का ऑलरेडी है और वो पतला सा व्यक्ति और उसको कहें भागो 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 तो वायु बढ़ जाएगा। और अगर किसी को हम कहें कि बहुत कफ प्रकृति का, अर्थ और वाटर एलिमेंट उसके अंदर, और उसको कहें कि तुम बैठे ही रहो, तुम्हें भागना नहीं है, और खूब उसको सैलेड खिलाते हैं, तो सैलेड ऑलरेडी वाटर और अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी और जल तत्व उसके अंदर ज्यादा, तो मोटा और हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर कोई पित्त प्रकृति का जिसके अंदर फायर एलिमेंट ज्यादा है और वो रोज स्पाइसेस फूड खाता है, या रोज उसके अंदर उसका जॉब वर्क ऐसा है कि जिसमें बहुत एक्साइटमेंट रहता है, बहुत एक्टिव उसको काम करना पड़ता है, तो वो फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा। फायर एलिमेंट बढ़ने से आंखें कमजोर हो जाएंगी, उसका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, उसका आउटर लेयर खराब हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस से ये पता लगता है कि हम, हमारी जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमें खुद जांचना है। इसको कोई डॉक्टर नहीं जांच सकता, परिवार वाले नहीं जान सकते, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको ही पहचानना है। इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम उसमें आराम से बैठे अपने लिए समय दें कि मेरा बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे 5 तत्वों में से कौन सा तत्व अधिक है। अब जैसे मैं अपनी ही सराउंडिंग में देखती हूँ, तो जो जब एज बढ़ जाती है 80 और 85 की एज में, कपाल भाती करते रहते, इतना तेज कपाल भाती करते हैं कि इतना तेज कपाल भाती की जरूरत नहीं, क्योंकि हार्ट की मसल्स पहले ही वीक हो चुकी हैं, और फिर भी हम उसको धक्का मारते रहते हैं, धक्का मारते रहते हैं, फिर कहते हैं कि मेरा बीपी बढ़ गया है, उसका मेडिसिन का डोज बढ़ा दो। नहीं, वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्राणायाम हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें अपनी प्रकृतियों को, हम आगे और इसको डिटेल में कंटिन्यू करेंगे कि प्रकृति को कैसे पहचानना है और प्रकृति के अकॉर्डिंग हमारा खाना पीना कैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे जो 5 एलिमेंट थ्योरी है, मतलब 5 जो तत्व हैं
और हमारा मन है, मन के साथ इंद्रियां हैं और हमारी चेतना है। ये सारा मिल के जो एक समूह है वो ही, उसी को आयु बोला गया है। आयु कौन है? आयुर्वेदा जिसे बोलते हैं आयु। आयु मतलब आपके शरीर, आपकी जो इंद्रियां दोनों, और कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, और उसके साथ आपका मन, और उसके साथ आपकी आत्मा, इन सारों के समूह को शरीर बोला जाता है, आयु बोला जाता है। अब आजकल तो सब भूल ही गए हैं डॉक्टर्स की इंद्रियां भी काम करती हैं, आत्मा भी काम करती है, मन भी काम करता है। नहीं नहीं, फिजिकल बॉडी और उसके सिम्टम्स देखे, अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, टेस्टिंग के लिए ब्लड सैंपल भेज दिया, ब्लड ब्लड तो ओके ठीक है भेज दिया, बट और अंदर उसके अंदर क्या चल रहा है वो हम नहीं देखते हैं। तो और कोई देखेगा भी नहीं, वो हमें खुद ही टेस्ट करना है अपना कि मैं एंजाइटी में तो नहीं रहता। तो इस प्रकार से हमें अपनी बॉडी की जो प्रकृति है उसको पहचानना है, और उसको पहचान के उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है।